नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। 36वें दिन की जो वॉर है वो पहुंच चुकी है इस मुहाने पर कि आर पार की लड़ाई अब हो रही है। हॉर्मुज खुलवाना है। अमेरिका के हाथ वो चीज लग नहीं रही है कि हॉर्मुज कैसे खुलवाया जाए, या कोई तरकीब नहीं लगा पा रहे हैं कि इस तरीके से हॉर्मुज को हम खुलवा सकेंगे। अमेरिका लगातार ये बात भी कह रहा है कि अब हम ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे, पत्थर एज में पहुंचा देंगे और इतने भारी हमले करेंगे कि वो उनका नामो निशान मिट जाएगा। बहुत सारी चीजें इस वक्त मिडल ईस्ट में चल रही हैं और लगातार बहुत सारी चीजें सामने भी आ रही हैं। पाकिस्तान भी मध्यस्थता की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईरान ने पूरे सिरे सिरे से नकार दिया कि हम उसकी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेंगे। अमेरिका ने कई सारे अधिकारियों को भी अपने सस्पेंड कर दिया है, उनको हटा दिया है। क्योंकि जिस तरीके से वॉर जा रही है उनका लॉस काफी हो रहा है। चाहे उनके एयरक्राफ्ट मार गिराए जा रहे हों, या उनके जो जहाज है, जंगी जहाज है, उनको क्षति पहुंचाई हो। तमाम तरह की चीजें हैं। अमेरिका भी बहुत लॉस झेल रहा है। ईरान तो पूरी तरीके से बर्बाद हो ही गया है। इन्हीं सब मामलों को लेकर हम बात करेंगे, जानकारी लेंगे मेजर समरपाल सिंह तूर सर से, जो कि लेटेस्ट वॉरफेयर में बहुत एक्सपर्ट माने जाते हैं और जानते हैं कि वॉर कैसे जीती जाती हैं, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। और उनके जो व्यू पॉइंट्स होते हैं काफी सटीक बैठते हैं। समर सर, बहुत स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में आपका। थैंक यू जितेंद्र जी। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद। सबसे पहले समर सर, 36वां दिन है आज, और हमारे देश में एक कहावत है, 36 का आंकड़ा बड़ा खराब होता है। सर, क्या लग रहा है कि 36वें दिन वॉर पहुंच गई है? कहाँ जाकर ये रुकेगी? क्या कोई रास्ता बनता नजर आ रहा है? क्योंकि सर, लॉस बहुत हो रहा है, पूरे वर्ल्ड का लॉस हो रहा है। भारत उसमें भी अछूता नहीं है। काफी परेशानी भारत को भी हो रही है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट गिराए जा रहे हैं, जबकि ये कहा जा रहा था कि अमेरिका को किसी तरह की क्षति पहुंचाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन ईरान सर पूरी तरीके से उनको सेटबैक दे रहा है सर, कहीं ना कहीं। आप इस स्थिति को किस तरह देखते हैं सर पूरा? जितेंद्र, मेरा पहले तो सभी दर्शकों और आपको मेरा आदर प्रणाम। जय हिंद। जय हिंद सर। शुरुआत में मैं सभी दर्शकों से एक ही सवाल पूछूंगा कि क्या ये युद्ध आतंकवाद के खिलाफ है या फिर ये युद्ध सिर्फ तेल की लड़ाई के प्रति है। हम्म। तो ये जो एक शक और ये जो सवाल है, इसका जो वर्णन हम करना चाहते हैं वो काफी अब कॉकाइड और एडल्ट्रेटेड हो गया है। इसमें बहुत ज्यादा आप कह लें मॉडिफिकेशंस आ चुकी हैं कि लोग इसे आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई देखना बंद कर दिया है। वो अब इसे एक इकोनॉमिकल वॉर के तौर पे ही देखने हम्म। लग गए हैं हम्म। कि तेल को टारगेट किया है। पर आप मुझे बताएं, अमेरिका ने कौन से तेल के डंप्स पे बमबारी की है? और अगर की भी है तो वो इसलिए की है कि ईरानियन आर्मी पे प्रभाव पड़े, हम्म। उसके ऑपरेशंस पे प्रभाव पड़े, उसकी वापस वार करने की क्षमता पे प्रभाव पड़े। हम्म। और एक और सवाल उठता है कि वो 460 केजी का एनरिच्ड यूरेनियम कहां गया? हम्म। क्या वो मेरे घर की गैस की कीमत और तेल की कीमत से कम, मतलब कम महत्व है? उसका कोई महत्व नहीं है। 460 केजी का जो 60% एनरिच्ड यूरेनियम है, हम्म। उसके कोई मायने नहीं रखे जाते। जो 13 आतंकी संगठन जो इन्होंने पाल के रखे हैं, हम्म। उसके बारे में अब कोई बात नहीं कर रहा है। उनको हम जाने दें, जिन्होंने पिछले हिजबुल्लाह हो, 45 साल हिजबुल्लाह हो, से। हमास हो, हुती हो, बहुत मैं सारे गिना ऐसे देता हूं। संगठन हैं। सीरिया में जेनबियून ब्रिगेड है, फतेहम्यून डिवीजन है। ये पाकिस्तान की जो एक इन्होंने बनाई है जैश ए अदल, आईएसआई ने, वो एंटी शिया आतंकी गुट है। उसको काउंटर करने के लिए ईरान ने जेनबियून ब्रिगेड और फतेहम्यून डिवीजन का क्रिएशन किया, जो कि सीरिया में मौजूद है। हम्म। तो ये एक तो अलग से यूज हो रहे हैं। दूसरे, जो ईरान की अवाम के खिलाफ जो आईआरजीसी और खोमेनी की जो सरकार और टॉप लीडरशिप ने जिस माध्यम से अत्याचार किया है, गश्त ए इरशाद, फिर 1979 में शाह ऑफ ईरान की सीक्रेट पुलिस होती थी सवाक। उसके बाद एक और सीक्रेट पुलिस आई जब खोमेनी आए, उसका नाम था सवामा, SAVAMA, सवामा। उसके बाद आई मोइस, MOIS, वो आज भी मौजूद है। और फिर आई बसीज फोर्स। बसीज फोर्स
बनी थी 1980 में इराक की लड़ाई के खिलाफ, सद्दाम हुसैन की लड़ाई के खिलाफ, जब ईरान और इराक का 9 साल युद्ध चला है 1980 से 1988। बसीज फोर्स का मतलब होता है वॉलंटियर फोर्स, ओके। जैसे कि बांग्लादेश में हम बोलते हैं रजाकार। हम्म। जो रजाकारी हैं वो जमाते इस्लामी का हिस्सा है, बिल्कुल। कट्टरपंथी है। कट्टरपंथ का। तो वैसे ही कट्टरपंथी गुट जो है, बसीज फोर्स है, वो ईरान की लिबरल्स पे हावी होता है, उनको हम्म। मारता है, उनको उनका नरसंहार के पीछे इन्हीं का ही हाथ है। हम्म। इसके अलावा पैलेस्टाइन चले जाए, हमास उन्होंने पाल के रखा, ईरान ने इस्लामिक जिहाद पाल के रखा। लेबनान चले जाए तो हिजबुल्लाह पाल के रखा, उनका मिसाइल नेटवर्क और फाइनेंसेस पूरा ये फंडिंग करते हैं। हम्म। इसके अलावा यमन चले जाए, उधर हुती है, होती है। अंसर अल्लाह। और मेरे लिए सबसे हैरानी की बात, बहरीन में 2 शियाई आतंकी गुट हैं, जिसका नाम है अल अश्तर ब्रिगेड और सरैया अल मुख्तार। ये बहरीन के अंदर शिया के 2 गुट हैं। और इराक, सबसे बड़ी संख्या शियाई आतंकियों की इराक के अंदर पनप रही है आज की तारीख में। हम्म। तभी जिसका कोई मैं अभी मुझे जिक्र मुझे नहीं कर रहा हैरानी है हुई, दूर साहब, जिसका कोई जिक्र कोई नहीं नहीं कर रहा है जिक्र अभी। कर रहा है। मतलब किताब हिजबुल्लाह बदर ऑर्गेनाइजेशन, हरकत हिजबुल्लाह नुजाबा, किताब सैयद अल शुहादा, हम्म। असैद अहल अल हक, ये तो 5 तो कट्टर आतंकी गुट हैं। तो जो ट्विटर पे ये जो वीडियोज आ रही हैं जिसमें कि सैकड़ों ये पिकअप ट्रक्स में फाइटर जा रहे हैं, वो ये 5 आतंकी गुट हैं इराक के, जो ये ईरान में जा रहे हैं ग्राउंड ऑफेंसिव को काउंटर करने के लिए। हम्म। और आपको क्या लगता है, अमेरिका को इस बात की खबर नहीं है? अमेरिका की आप हाईवे ऑफ डेथ एक डॉक्यूमेंट्री है, आप वो देखें। ओके। जब सद्दाम हुसैन की फौजें, हम्म। जब उन्होंने कच्चे तेल के कुओं में आग लगा दी थी और वो कुएं छोड़ के भाग रहे थे, हम्म। तब उनका नरसंहार अमेरिकी फौज ने किया, क्योंकि उन्होंने उनके सारे ही तेल के कुओं में आग लगा दी, कुवैत के, जो कि उनका एक एसेट था, नेशनल एसेट। उसके बदले ये पनिश किया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, अगर अमेरिका चाहता, उसके पास इंटेलिजेंस है, अगर ट्विटर पे आ गया तो हर जगह ही है, जाहिर सी बात है। आजकल तो मतलब आतंकी गुट भी ब्लैक में स्टारलिंक खरीद के अपडेट्स लेते हैं और अपडेट्स दे भी रहे हैं। ठीक है, ड्रोन्स में यूक्रेन अपने ड्रोन्स में स्टारलिंक का वो लगा रहा है कि आखिरी टारगेट के एंड तक उसकी कनेक्टिविटी बनी रहे और वो कनेक्टिविटी। बैंग ऑन टारगेट हिट। लेकिन सर उसमें जो कहीं ना कहीं स्पाइडर वेब रशिया था, उसको काउंटर कर रहा है, रशिया मदद दे रहा है उस चीज में उनको रशिया, हाँ काउंटर करने के मतलब लिए। रशिया भी है। अभी सऊदी अरब ने क्यों बुलाया जेलेंस्की को? क्योंकि अब इंटरसेप्टर्स की डिमांड आ गई है। डिमांड आ गई है। मेरी खुद की डिफेंस फर्म है जुलू डिफेंस, तो हमें खुद ऑर्डर्स मिले हैं, हमने इंटरसेप्टर्स बना के दिए हैं फोर्सेस को। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, पर बिल्कुल। ये बहुत ही अत्याधुनिक और बहुत ही इन डिमांड ड्रोन्स और वेपन सिस्टम्स हैं, हम्म। और ये हर एक की पास क्षमता नहीं है उसको बनाने की। और सर मैं आपसे आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत सारे संगठनों का जिक्र किया जो कि खड़े कर गए ईरान के द्वारा, खमेनेई के द्वारा उनको पाला पोसा गया। क्या ये जंग आप ये कहना चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ ना होकर आतंकवाद के खिलाफ ये जंग लड़ी है अमेरिका ने? या चूंकि उनका लगातार वो ये कहते रहे कि हमारा का तेल से कोई लेना देना नहीं है वहां के, हमें वहां रिजीम चेंज करना था, रिजीम चेंज हालांकि वो कर नहीं पाए हैं, उनके बेटे वहां पर अब देख रहे सुप्रीम लीडर बने हुए हैं। क्या मैं आपकी भाषा में समझूं कि अमेरिका सिर्फ रिजीम चेंज करने के लिए और आतंकवादी संगठनों को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए इस लड़ाई में उतरा है, या कुछ और कारण थे आपकी वजह से? आप समझाइए सर थोड़ा जरा। देखिए, हर एक युद्ध में नुकसान तो होगा, उसकी हम्म। भरपाई कैसे करोगे? हम्म। सीरिया में जब अमेरिका गया था युद्ध के लिए, तो सीरिया से कैसे भरपाई करवाई उसने अपने खर्चे की और नुकसान हम्म। की? उसके कच्चे तेल को इन्होंने वापस यूएस से इंपोर्ट किया, हम्म। फ्री ऑफ कॉस्ट। तो खर्ग आइलैंड, वो खैर वो अलग टैक्टिकल लेवल पे वो अलग हम्म। डिस्कशन है,
वो मैं उसे छूऊंगा नहीं, वो उस पे भी आएंगे बहुत सर, उस ज्यादा पे भी टाइम आएंगे, कंज्यूम, उस पे भी बात करेंगे। उस पे बहुत ही विस्तार में बताऊंगा मैं। इट हैज लॉट ऑफ इन डेप्थ एनालिसिस, बहुत सारे एब्सोल्युटली उसके सर। कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पर जी। मैं इतना कहूंगा कि अमेरिका ईरान से तेल ही लेगा, क्योंकि हम्म। ईरान के पास और कुछ है भी नहीं ऑफर करने के लिए। हम्म। उल्टा जितनी भी शेल कंपनियां इन्होंने खोल के रखी थी, मैंने ये जितने मिडल ईस्ट कंट्रीज में, सीरिया हो गया, पैलेस्टाइन, लेबनान, यमन, बहरीन, अब हम्म। देख लें, बहरीन लगा लें, इराक लगा लें, यमन, यमन को छोड़ के बिल्कुल। लेबनान लगा लें, लेबनान भी छोड़ दें, क्योंकि एक टाइम पे लेबनान में भी यूएस का मिलिट्री बेस होता था। हम्म। उस पे आत्मघाती हमला हिजबुल्लाह ने किया, जिसमें कि मतलब डबल डिजिट में अमेरिकन सोल्जर्स की मौतें हुई थी, हम्म। और फिर अमेरिका ने वो विकेट कर दिया था। ये 80s की बात है। तो ये पिछले 45 साल से तो ये आतंकी गुटों को पाल के रखा है इन्होंने। हम्म। जो जीसीसी कंट्रीज हैं, जो आ, कतर सुन्नी हो। मुल्क हैं, हाँ। सुन्नी मुल्कों के नाक में दम करके रखा है इन्होंने, गुंडागर्दी चल रही है। हम्म। अगर आप माइनॉरिटी में हैं दुनिया में, यू शुड बी हम्बल। आप बिल्कुल। तरक्की भी करो, आप अकोमोडेटिंग भी हो, पर आप अपना स्टैंड भी रखो। पर बिल्कुल। आप, जब मैं छोटा था और जब से मैं बड़ा होता आया हूं, मैं एक ही चीज देखता था बीबीसी पे, इसराइल के किसी चेक पॉइंट पे सुसाइड बॉम्बिंग हो गई, हम्म। उसकी कहीं बस में बच्चे किडनैप कर लिए, चलती हुई बस में आत्मघाती फिदाइन ने अपने आप को डेटोनेट करके लोग मार दिए, किसी कैफे पे जहां पे यंगस्टर्स और जवान लोग बैठे रहते थे वहां पे सुसाइड बॉम्बिंग हो गई। मैं पूरे 20 साल यही देखता आया हूं, अर्ली 90s से लेके आज तक यही चलता आ रहा था। तो एक एक लिमिट होती है। सारे लोग कहते हैं ना, अरे यहूदी तो सारी फौजी हैं। हम्म। भाई उन्हें फौजी बनना पड़ रहा है, सर्वाइवल पे बात आई हुई है। जीने और मरने की आज बात है। अगर वो 460 केजी यूरेनियम, जो 60% एनरिच्ड है, और जिसको महज 10 या 20% और एनरिच कर दो तो 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है बिल्कुल। उसके साथ, आप उसकी निंदा नहीं कर रहे हो। हम्म। आपको वो खतरा नहीं दिख रहा है, या पनप रहा है। आपको इतना ही दिख रहा है कि अरे मिनाप स्कूल में एक मिसाइल गिर गई, वहां पे मतलब ये ह्यूमन राइट वायोलेशन हो गया। तो गाजा में अस्पतालों के नीचे जो हथियार से लैस पूरा नेटवर्क एस्टैब्लिश किया था, वो किसने किसने करवाया था? हम्म। ईरान ने करवाया था, आईआरजीसी ने करवाया था। जो मीटिंग थी 7 अक्टूबर से पहले, जिसमें कि अलग अलग आतंकी गुट, जिसमें कि हिजबुल्लाह हम्म। के लीडर, हिजबुल्लाह के जो मिलिट्री विंग का लीडर था, इस्लामिक जिहाद का लीडर, हमास का लीडर, ठीक है, और ये यमन में हुतियों का जो मिलिट्री विंग के लीडर है, इन हम्म। सबकी मीटिंग चाइना के अंदर हुई है। बिल्कुल। ये हुआई फोन कंपनी है, हुआई। हुआई फोन कंपनी के तो ये सैटेलाइट फोन यूज करते थे कि कहीं पे हम्म। ट्रैक या टैप ना हो इनके फोन। और पैलेस्टीन आके, फिलिस्तीन में आके ये लैंडलाइन से ही बात करते थे, सिक्योर कम्युनिकेशन। बिल्कुल समर सर, आप जो और बात कह रहे हिजबुल्लाह हैं तो पेजर वो यूज करता था। बिल्कुल जो तो आप बात पेजर की कह रहे हैं। बॉम्बिंग तो देखी ना हम सबने। हम्म। मतलब आप सोचे, 7 अक्टूबर का हमला, हम्म। हजारों की तादाद में फिलिस्तीन वहां पे मौजूद, 19,000 फिलिस्तीनों के पास बने हुए हैं कि हम्म। रोज चेक पॉइंट से इसराइल आएंगे, अपनी नौकरियां और काम करेंगे, और वापस चले जाएंगे शाम को वापस अपने चले घर। जाएंगे। हम्म। ये 19,000 लोगों ने कानो कान खबर नहीं होने दी कि क्या पनप रहा है और क्या प्लानिंग हो रही है। समर सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि आपने बहुत सारे संगठनों का जिक्र किया है। ठीक है, वो सब वहां पे स्टैब्लिश चीजें हैं कि किसने किसको खड़ा किया और अमेरिका ने क्या मोटिव के जरिए ये अचीव करना चाहा कि भाई हम तो हमला करेंगे और जो आतंकवादी संगठन है उनको खत्म करेंगे, रिजीम चेंज करेंगे। लेकिन सर, अब हम थोड़ा अभी के चीजों पर आते हैं। अभी जो लड़ाई चल रही है, सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है वो हॉर्मुज बनी हुई है सर। ठीक है, हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व को इस टाइम चीजें फेस करनी पड़ रही हैं। डाउनफॉल आने लगा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अमेरिका हॉर्मुज को क्यों कैप्चर नहीं कर पा रहा है? इतनी बड़ी शक्ति है, इतने सारे अपने फ्लीट्स उन्होंने वहां भेज दिए हैं और मरीन कमांडोज भेज दिए, स्पेशल यूनिट्स वहां भेज दी हैं।
फिर भी अमेरिका क्यों उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? या ईरान ने इस तरीके से अपना जाल बिछाया हुआ है कि अगर उन्होंने इस तरह का कदम उठाया तो लेने के देने पड़ जाएंगे उनको? देखिए जितेंद्र, वॉरफेयर पहले से बहुत बदल गया है। हम्म। पहले सबसे ज्यादा खतरा सिर्फ आर्टिलरी शेल्स से होता था। हम्म। अब आप समझ लें कि आर्टिलरी शेल के अंदर अब कैमरा भी लग गया है, उसमें हम्म। 4 या फिर 8 कोएक्सियल विंग्स लग गए हैं, और वो कंट्रोल्ड मैनर में किसी भी एंगल पे काफी घंटों तक हवा में उड़ सकता है। हो सकता है। और जब टारगेट के आसपास जाता है, यदि वहां पे टारगेट मौजूद नहीं है, वापस आ जाएगा, हम्म। डिसआर्म हो जाएगा। और ओके। यदि टारगेट मिल गया तो वो सीधा टारगेट के अंदर जाता है, नंबर 1। हम्म। तो ये इन्हें बिठा देते हैं एनिमी की मोस्ट लाइकली अप्रोच या रूट पे, कि इसकी बैटरी बची रहे, सिर्फ कैमरा ऑन रहे। कैमरा ऑन है। जो ही कोई गाड़ी या कुछ गुजरती है हाईवे से दुश्मन की, तो ये यूएवी को एक्टिवेट करके वो उस गाड़ी के अंदर मतलब मोशन ब्लास्ट कर सेंसिंग देते वाले हैं, उसे हथियार नष्ट बन नाबूद गए कर हैं। देते हैं। मोशन सेंसिंग वाले हथियार, बहुत सारी मोशन चीजें हैं। हाँ। आईआर इनेबल्ड इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स आ चुकी हैं, जो हम्म। कल जो 810 वॉरथॉग इन्होंने गिराया है, वो आईआर इनेबल्ड ऑप्टिकल मिसाइल थी। हम्म। वो हीट देख लेती है, इट कैन सेंस हीट। हम्म। अब वो हीट सीकिंग का अलग होता है। एक एक हीट जो सेंसर्स का जो पैटर्न है, उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है। उसके अंदर हम्म। आप फिर अगर आप जैमिंग करते हो, तो आईआर इज वो इम्यून है जैमिंग से। हम्म। वो तब भी अपने टारगेट को अक्वायर करेगी, चाहे उस पे रेडार अब्जॉर्बिंग पेंट क्यों ना लगा हो। हम्म। EOIR enabled missiles will acquire the target। उसका विजन बरकरार रहेगा, वो हम्म। अपने टारगेट को अक्वायर करके ही हटेगा, हम्म। मतलब चाहे ये ड्रोन हो मिसाइल हो। क्योंकि सर सब जानते हैं कि ईरान के पास कौन कौन सी मिसाइलें किसी को पता नहीं है, और बहुत खतरनाक घातक मिसाइलें भी हैं। शायद इसी वजह से अमेरिका भी सोच रहा है कि हम डायरेक्ट हॉर्मुज़ ना जाए। अगर हम अपने फ्लीट्स को भेजते हैं या एयरक्राफ्ट को भेजते हैं तो कहीं ना कहीं हिट कर सकती है ईरान। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म 1 में 86 एयरक्राफ्ट बर्बाद हुए थे, 86, जिसमें कि 40 या 45 एयरक्राफ्ट तो पहले 15 दिन में ही गिरा दिए गए थे अमेरिका के। ओके। तो इट इज वॉर, ये युद्ध है, यहां दोनों तरफा नुकसान तय है। एक F-35 उड़ा दिया, अमेरिका हार गया। एक F-15E गिरा दिया, अमेरिका हार गया। एक A-10 गिरा दिया, अमेरिका हार गया। मतलब आप समझें कि हम्म। जो मीडिया का नेगेटिव नरेटिव ट्रंप के खिलाफ इसलिए है क्योंकि ट्रंप और उस मीडिया के साथ उसकी रिलेशन इतने अच्छे नहीं है। वो हम्म। मुंहफट बंदा है, वो मुंह पे बोलता है, रूड है, श्रूड है, बिजनेसमैन है, मतलब के लिए बोलता है, हम्म। झूठ नहीं बोलता। मतलब झूठ भी बोल सकता है अगर उसे बोला जाए, पर मैं इतना बोलूंगा कि वो बिजनेसमैन है, उसमें चतुरता है। वो बात भी घुमाएगा, वो बात को नकार भी देगा, वो सब कुछ करेगा हम्म। जो कि उसके हित और फायदे में हो। तो मतलब अगर सेल्फिश है, क्या ये कह सकते हैं? पूरी है, अगर आप सेल्फिश नहीं होंगे, दुनिया आपको बेच खाएगी। हम्म। आप फ्रांस को देखें, सबसे हम्म। अच्छे उदाहरण फ्रांस। इमिग्रेशन के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। आज की तारीख में चर्च ही नहीं बचे साउथ फ्रांस में। हम्म। ऊपर से इनब्रीडिंग इतनी हो रही है वहां पे, आपस में ही जो हम्म। ये यहाँ कर रहे हैं भाई बहन और ये सब, जी। है ना, एक पर्टिकुलर मजहब को लेके। आई विल नॉट नेम द रिलीजन। हम्म। सबको पता है कि फ्रांस की मेडिकल जो पॉलिसीज हैं वो प्रेशर में है। हम्म। खर्चा इन्होंने बढ़ाया है, बच्चे मतलब डिफॉल्टेड या फिर डिफेक्टिव जीन्स के साथ पैदा हो रहे हैं। मिक्स ब्रीड बन वो रही है। बर्डन है। हाँ, वो मतलब दे कैन नॉट सस्टेन। हम्म। ऊपर से मतलब वीडियोस देखें आप, पेरिस को हिटलर ने क्यों नहीं बर्बाद किया? वो आर्टिस्टिकली इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी जगह थी हम्म। कि उसने बोला जर्मन फोर्सेस को कि भाई तुम मार्च इन करोगे,
और अगर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस होता है तो यू विल ओनली टर्मिनेट जहां रेजिस्टेंस है, बाकी तुम कोई भी बिल्डिंग या कोई भी जगह पे कोई जान माल का नुकसान नहीं करोगे। तो फ्रांस वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा ही नहीं है। बिल्कुल। मैक्रॉन, ट्रंप सही कह रहे हैं, इमैनुअल मैक्रॉन नेटो को तोड़ने के चक्कर में है, वो इस युद्ध में कंट्रीब्यूट करने के चक्कर में नहीं है, नहीं है। वो अपनी फूट डाल रहे हैं। 1970 के दशक में जब शाह ऑफ ईरान को निकाला जा रहा था, आयुक्त राहुला राहुला खोमेनी कहां पे रुका हुआ था? फ्रांस में। यासिर अराफात की मेडिकल ट्रीटमेंट कहां हुई? फ्रांस में। फ्रांस में। जितनी भी कॉलोनीज हैं, नाइजर हो गया, लागोस हो गया, ये कॉलोनीज अब जाके फ्री हुई हैं फ्रांस से। फ्रांस अब निकला है। तो फ्रांस कुछ दूध का धुला नहीं है, ना उसने युद्ध लड़ने का उससे वो है एक्सपीरियंस है, तजुर्बा नहीं है। वो सिर्फ आज वो अपना सिर्फ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के दम पे चल रहा है, ठीक है। उसकी बदौलत हमने रफाइल भी खरीदे हैं। वो एक अलग फ्रेंच मसला है, अलग मसला है, हम शायद हाँ उससे हमारी चर्चा चल रही है उससे डिरेल ना हो जाए, हाँ, इसलिए परे जा रहे हैं, पर मैं आपको असलियत बता रहा हूं हाँ हाँ कि जो 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 ये आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में नहीं शामिल हो रहा, मैं उनका ब्लूप्रिंट एक्सपोज कर रहा हूं कि ये लोग, ये असलियत है इनकी, तभी ये लड़ नहीं रहे हैं आतंकवाद के खिलाफ। अरे आप, अच्छा, ये बदौलत 47 साल चुप बैठने की वजह से हुई है। तो आप सोचे कि अगर बिल्कुल ही एक्शन नहीं लेंगे तो कल शिया सुन्नी की जब लड़ाई होगी तो ईरान तो 2 बार नहीं सोचेगा परमाणु बम गिराने पे। तब ये सुन्नी मुल्क एक दूसरे की शक्ल देखेंगे। आज अगर जीसीसी लड़ाई करने नहीं जा रही है, अगर गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज इकट्ठी नहीं हो रही हैं, हालांकि वो इकट्ठी हो चुकी हैं, ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए तैयार हैं, बट अगर वो पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करती तो अमेरिका भी निकल जाएगा यहां से, बोलेगा ठीक है हमें क्या पड़ी है, बनाने दो न्यूक्लियर बम। नहीं तो सर पर आपको लगता है कि अमेरिका ऐसी इसराइल स्थिति खतरे में छोड़ेगा? रहेगा, आपको लगता है? इसराइल का वजूद खतरे में आएगा। इसराइल हिंदुस्तान का बहुत अच्छा और दोस्त है। करीबी दोस्त है। बिल्कुल। उसने विदाउट एनी कंडीशन कारगिल के दौरान जो जो चीज पे हमने उंगली रखी, उसने पैसे की एक बार भी बात नहीं की। उसने कहा जो चाहिए सब ले जाओ, नॉट अ प्रॉब्लम, पेमेंट करनी है जब ठीक लगे करना, ले जाओ। इससे अच्छा मतलब मुल्क कौन सा हो सकता है जो आपके बुरे वक्त में ऐसे काम आए? ऐसे काम आए, बिल्कुल। और असली दोस्त उधर वही होता है, फिनलैंड और डेनमार्क असली कोस दोस्त रही है वही होता अमेरिका है को जो बुरे समय में कि काम आए। इन्होंने वो कोड ही नहीं दिए F-35 के, तो कहते हैं इनके कोड के बगैर हम उड़ा ही नहीं सकते, सॉफ्टवेयर के अपडेट के बगैर उड़ा ही नहीं सकते, तो कहते उड़ा हैं नहीं हमने सकते। खरीदे क्यों है? बिल्कुल। समर सर, चूंकि मॉडर्न वॉरफेयर सब जानते हैं, इस टाइम चल रही है, इसमें आपने कई देशों का जिक्र भी किया। यूरोप भी सर इसमें कहीं ना कहीं, जैसे कि आपने बताया कि नेटो को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यूरोप भी इस जंग में साथ नहीं आया है। हालांकि ब्रिटेन ने अब जरूर कहा है कि हम देखेंगे, बात करेंगे, 35 देशों को साथ लाकर मीटिंग कर रहे हैं। सर वो तो यूरोप की बात हो गई। हम अगर भारत की अगर बात करते हैं इसमें, क्या, चूंकि भारत का सर ईरान भी दोस्त रहा है अच्छा, और इसराइल के साथ तो दोस्ती जग जाहिर है, सब जानते हैं, और मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ भारत के संबंध इस वक्त बहुत अच्छे थे। क्या आपको लगता है कि सर इस जंग का सबसे जो बड़ा खामियाजा है वो भारत को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भारत चाहकर भी किसी एक को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है? क्या ऐसी स्थिति में भारत पड़ा हुआ है अभी कि हाँ, करे तो करें क्या, किसको सपोर्ट करें, किसको ना करें? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ही चीज बोलना चाहूंगा सभी जी। हिंदुस्तानियों को, कि मैं गैस के लिए कुछ रुपए ज्यादा देने को तैयार हूं। मैं पेट्रोल और डीजल के लिए कुछ चंद रुपए ज्यादा देने को तैयार हूं। पर मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हूं कि अगर ये युद्ध में अगर कोई डिसाइसिव विक्ट्री नहीं हुई हम्म। तो यही युद्ध ये हमारे दरवाजे तक पहुंच जाएगा। अमेरिका के खिलाफ तो चल ही रहा है, यहूदियों के खिलाफ चल रहा है, इसके बाद नॉन इस्लामिक मुल्क कौन है? जायज सी बात है, हिंदुस्तान है।
तो अगला अगला नंबर हमारा ही होगा। हम्म। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं पूरे अवाम को बताना चाहता हूं हिंदुस्तान की, कि इट इज अ ये बहुत ही जायज हम्म। और सही जंग है। ये आतंकवाद के खिलाफ है, ना कि कोई एनर्जी रिसोर्सेज के खिलाफ। आप सोचें, यदि ईरान को एशियन कंट्रीज की एक टुक टेंशन होती तो वो होर्मुज को हाथ ही नहीं लगाता। लेकिन वो तो और सब मजबूरी एशियन में करना कंट्रीज पड़ा ना उसको, उसको मजबूरी में करना और पड़ रहा है वो, क्योंकि उसके इतना बड़ा हमला उसके ऊपर किया जा रहा है, वो काउंटर के तौर पर उसको यूज कर रहा है, उसमें गलत क्या है? हवाला कंपनियां इन्होंने पूरे गल्फ की रीजन्स में बना के रखी। अगर आप पूछ रहे गलत क्या है, तो हम्म। इन्होंने जीसीसी कंट्रीज के कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस पे हमला क्यों किया? हम्म। आप अमेरिकन एयरबेसिस पे हमला करो, कोई नहीं मना कर रहा। हम्म। आपने उनके कमर्शियल ऑयल वाली लोकेशंस पे क्यों हमला किया? हम्म। दैट शोज देयर माइंडसेट। तो ईरान ने ये बहुत ही गलत किया है कि हम्म। जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हाईजैक कर रहा है, ये हम्म। तेल को एक वो क्या कहते हैं, एक वो टूल बना रहा है, औजार बना रहा है, हथियार की तरह यूज कर रहा है लोगों की। हथियार की तरह यूज कर रहा है कि भाई मैं नहीं दूंगा, जो करना है कर लो। हम्म। भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, मैं आवाम को बताना चाहता हूं, एक कुदरती रास्ता कुदरती है। रास्ता है, इंटरनेशनल ओपन इस पे एरिया है। आना और जाने पे कोई आपसे कोई पैसे वसूल नहीं सकता। इट इज मतलब नॉट अलाउड। अब तक ये बात कही जाती थी कि सुएज कनाल मैन मेड है, मैनमेड है, वो बिल्कुल। बनाया गया था हम्म। इंसानों की सहूलियत के लिए। तो के लिए पनामा उस पे नहर हो पैसे गई। लगे हैं, हम्म। मैन पावर लगी है, ठीक है। एक मुल्क का रास्ता काट के बनाया गया है, उसकी फीस देनी पड़ती है, मंजूर है। पर ये तो कुदरती रास्ता है, इस पे आप कैसे $2 मिलियन पर हम्म। टैंकर के दाम पे कैसे, क्या गुंडा कर दिया ये? तो आपने सैंक्शंस के दौरान आपने नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया से सिर्फ मिसाइलें बनाई, सिर्फ अंडरग्राउंड आपने मिसाइल और मिलिट्री कॉम्प्लेक्सेस बनाए, हम्म। आपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एक्वायर की है बाय AQ खान नेटवर्क फ्रॉम हम्म। पाकिस्तान, फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया की हुआसंग 18 सीरीज की मिसाइल्स यूज कर रही है। जी। हुआसंग 20 तो अभी किम जोंग उन यूज कर रहा है, वो लेटेस्ट है। जो हुआसंग 18 है, वो तो अभी इनको दी है उन्होंने। हम्म। अभी दिए तो उनको, हाँ। अभी तो अमेरिका ने इनकी हवाई पट्टियों को बर्बाद नहीं किया है। इंडिया ने भी फर्स्ट एड भेजी हम्म। है ना, रिलीफ के आइटम्स भेजे हैं, वियतनाम वियतनाम ने भी भेजा है। वो बिल्कुल। तब तक ठीक है जब तक अमेरिका हवाई पट्टियां को बर्बाद नहीं कर रहा है। हम्म। जिस दिन वो चाहे नो फ्लाई जोन बनाना, वो सभी हवाई पट्टियों को बर्बाद करेगा। फिर आपको जो करना है कर लो, कुछ नहीं कर सकते हो आप। सबको कहीं ना कहीं बांध के रख देंगे फिर तो वो। तो ईरान इज अनएथिकली इनकरेक्ट, हम्म। अनएथिकल गलत कर रहा है। हम्म। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये रोकने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपकी जंग हम्म। अमेरिका से, आप लड़े उनसे, और बिल्कुल। आतंकवाद की लड़ाई है ये। आई हम्म। सपोर्ट अमेरिका एंड इसराइल। मैं नहीं, मुझे मंजूर नहीं है कि आने वाले 20 साल में मेरे बच्चे और मेरे पोते जंग लड़ रहे होंगे पाकिस्तान के बॉर्डर पे, हम्म। और उस टाइम तो फिर ये सारे इकट्ठे होके आएंगे, टूट पड़ेंगे हम पे। तब कहां पे जाएंगे हम? सर तो आपने यही पाकिस्तान का जिक्र किया है, पाकिस्तान का जिक्र किया है। एक फ्रंट पे पाकिस्तान भी लड़ा हुआ है अफगानिस्तान से, और बहुत सी चर्चा ऐसी चल रही है कि भारत के अंदर भी कुछ चीजें पक रही हैं, क्योंकि ऑप सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। और ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि शायद वो समय आ गया है जब ऑप सिंदूर 2 को दोबारा से रिसेट किया जाए और पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जाए। या क्या आपको भी ऐसा कुछ सेंस मिल रहा है कि भारत तैयारी कर रहा है? क्योंकि लगातार मीटिंगों का दौर जारी है सर। पीएम सर ने सीईसी की मीटिंग कर ली कई बार, जयशंकर साहब ने कभी मीटिंग कर ली, रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाओं के लोगों प्रमुखों से बातचीत की है। क्या कुछ खिचड़ी पक रही है भारत की तरफ से भी सर? मैं इस पे कमेंट करना मेरा ठीक नहीं रहेगा इस टाइम पे। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद द क्वेश्चन। आई थिंक वी विल गिव दिस क्वेश्चन अ पास। पर मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, हम्म। पाकिस्तान का अफगानिस्तान बॉर्डर बंद, हम्म। इंडिया का बॉर्डर बंद,
ईरान का बॉर्डर बंद, हम्म। पाकिस्तान की ट्रेड हर जगह से बंद, बंद। ठीक है, कोई ऑयल रिजर्व नहीं है, ठीक है, इनका बहरीन से एलपीजी गैस आनी थी वो बंद, सऊदी हम्म। अरब से पैसा आना बंद, हम्म। यूएई ने उल्टा बकायदा $3 बिलियन वापस मांगे हैं, वो ये इकट्ठा कर रहे हैं, तेल की कीमतें कल ही बढ़ाई हैं इन्होंने। तो देखें, और ऊपर से ईरान ने नकार दिया है, कह रहे पाकिस्तान में हम जाएंगे ही नहीं बात करने। हम्म। उधर उन्होंने कतर और ये ओमान, ये दो जगह बोला है इधर बैठ के बात हो सकती है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं बात होगी। मतलब तो पाकिस्तान हैरानी की बात मोहताज हो नहीं है। जाएगा कि एक एक पाई के लिए आने वाले टाइम में। देखिए, पाकिस्तान ने सऊदी अरब से वादा किया ट्रूप्स का, 1 लाख ट्रूप्स नहीं दिए। नहीं दिए। यमन और सऊदी अरब है, देखे सऊदी अरब बहुत ही मुश्किल पोजीशन में है, कि हम्म। साउथ में होती हैं और उसके ईस्ट में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां पे कि ये ईरान ने नाक में दम करके रखा है इनके। हम्म। और जो वेस्टर्न साइड है, गल्फ ऑफ एडन वाली साइड, सिर्फ वही एक रास्ता बचा है, उधर भी ये हूती नाक में दम करेंगे। हम्म। और बल्कि सऊदी अरेबिया ने तो अपने ईस्टर्न बॉर्डर से लेकर अपने वेस्टर्न बॉर्डर तक हम्म। एक इमरजेंसी के लिए पाइपलाइन बिछाई हुई है, बिल्कुल। कि यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। देखें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले भी बंद हुआ है 1980 में, ओके। जब ईरान और इराक की लड़ाई चल रही थी, हम्म। और ये लड़ाई 9 साल चली है। बस ये फर्क इतना था कि बाकी मुल्क वहां से आ जा रहे थे, जैसे कि दुबई हो गया, हम्म। कुवैत हो गया, बहरेन हो गया। तो कतर हो ये गया, वेस्टर्न ओमान साइड हो पे थे, गया। सऊदी अरब हो गए, यहां से किश्तियां अपनी चुपचाप से तेल लेके वहां से चुपचाप निकल जाते थे, वो उस साइड जाते ही नहीं थे। हम्म। हालांकि इकोनॉमी को इम्पैक्ट पड़ा था, हम्म। इंडिया की इकोनॉमी पे इतना फर्क नहीं पड़ा था, हमारी एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, हम्म। गाड़ियां होती नहीं थी गिनती की, एक 118 एनी और एम्बेसडर कार होती थी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। और फिएट पद्मिनी होती थी, एक रॉयल एनफील्ड होता था, लंब्रेटा स्कूटर होता था, बाकी एटलस के हरकुलस के साइकिल। तो वो जमाना अलग था। हम्म। अब बिल्कुल वॉरफेयर चेंज हो गए, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। तो भलाई इसी में होगी कि अमेरिका ये युद्ध में, देखें, 12 साल और 20 दिन लगे थे इराक के एक मसले को इराक, सॉल्व करने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। तो ये रातों रात तो मसला हल नहीं होने वाला है, समय लगेगा, नुकसान दोनों साइड होगा। हम्म। पर मेन मुद्दा है कि यूरेनियम को वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाए हम्म। और इन्हें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डिनाई की जाए। तो सर बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि समय खत्म हो रहा है इस जूम कॉल का हमारा, और मैं उम्मीद करूंगा कि हम दोबारा जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे आगे के मुद्दों को लेकर। लेकिन आपने जो बातें बताई हैं वाकई में आई ओपनिंग है, कि जिस तरीके से अमेरिका ने जो पूरा एक ऑपरेशन किया है, कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ किया है, जो आपका अपना व्यू है, और कहीं ना कहीं उसको सही ठहराने की बात भी आपने, क्योंकि जिस तरीके से तमाम संगठन खड़े किए उन्होंने, आतंकवादी संगठन खड़े किए और न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की बात कही, क्योंकि शिया सुन्नी का जो मसला है वो सब जानते हैं कि कभी भी ये लोग आपस में लड़ सकते हैं, और यही डर है शायद अमेरिका को कि भी, कि कहीं ऐसा ना हो न्यूक्लियर बम जो है आतंकवादियों को हाथ लग जाए और नुकसान पूरे विश्व को भुगतना पड़े। तो सर बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए।